पिछले विगत कुछ दिनों में अंतराल के बाद में कुछ व्यस्तताएं, कुछ स्वास्थ्य के कारण आपसे चर्चाएं नहीं हो सकी। तो हमने पूर्व में पर्यवेक्षण सुपरविजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पर्यवेक्षण का अर्थ निरीक्षण नहीं है। पर्यवेक्षण या निरीक्षण में अंतर है। निरीक्षण में नकारात्मक बातों का उल्लेख मिलता है, नकारात्मक क्रियाएं हैं। निरीक्षण में केवल कमी बताते हैं और पर्यवेक्षण में उन कमियों को बताकर उसको दूर करने का साथ काम करते हैं। दूर करने का माध्यम कार्य बताया जाता है, यानी किसी भी काम को साथ मिलकर काम किया जाता है, वो सुपरविजन कहलाता है। दूसरों के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन करना, ये पर्यवेक्षण कहलाता है। जैसा कि सुपरविजन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका है उच्च दृष्टि, सत्ता सहित काम की देखरेख, ये सुपरविजन कहलाता है, पर्यवेक्षण कहलाता है। मार्गेट विलियमसन का मानना है, पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने में, उनके ज्ञान व कौशल का सर्वोत्तम प्रयोग करने में तथा उनकी योग्यताओं को सुधारने में किसी पदाधिकारियों की सहायता मिलती है, ताकि अपने कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से करें। उन्हें स्वयं और संगठन को अधिकाधिक संतोष मिलता रहे। ये एक प्रकार से पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण में जो पर्यवेक्षण का जो प्रकार है या तकनीक है, योजनाओं का पूर्व में अनुमोदन करना, जिसका पर्यवेक्षण का दायित्व होता है, वह पूर्व अनुमोदन के अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित रख लेता है। अपने अधीन होने वाले विभिन्न कार्यों की परियोजनाओं को स्वयं अनुमोदित करता है। पूर्व अनुमान का प्रभाव यह होता है, जो भी कार्य करता है उसकी जानकारी उसके निर्देशन अनुसार होती है। जैसा कि भारत में वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों मंत्रालयों से उनकी योजनाओं को अपने पास मंगवाता है और इन परियोजनाओं का अनुमोदन वित्त मंत्रालय कर देता है, तब ये परियोजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। यह है योजनाओं का पूर्व अनुमोदन के माध्यम से भी पर्यवेक्षण या सुपरविजन किया जा सकता है। सेवा एक निश्चित स्तर तय करना, पर्यवेक्षण का उद्देश्य ये भी होता है कि संगठन में लगे कर्मचारी जो भी कार्य करें वह निश्चित स्तर पर हो। पर्यवेक्षक इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही एक स्तर के निर्धारित करके उसकी सहायता प्राप्ति का अनिवार्य घोषित कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी कार्यालय का प्रबंधक ये घोषित कर सकता है कि प्रत्येक दिन टाइपिस्ट को 40 पृष्ठ टाइप करने हैं, या किसी को ये कहा जाता है कि आपको 1 क्लास एक्स्ट्रा लेनी है 3 के अलावा। तो एक उसको सेवा का एक निश्चित स्तर तय या उद्देश्य दिया जाता है। आय व्यय पर नियंत्रण। आय व्यय पर नियंत्रण, प्रशासक ये चाहता है कि इसकी इच्छा के ही अनुकूल हो। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आय व्यय पर नियंत्रण रखे। यदि विभाग आय करने वाला है तो अधिकारी ये निर्धारित कर सकता है, 1 माह में न्यूनतम आय इतनी ही होनी चाहिए। जिन विभागों को जनता सेवा करना है और मुख्य धन व्यय करना है, उनमें यह पर्यवेक्षक निर्धारित कर सकता है कम से कम इतना धन का उपयोग आना चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारियों से मुख्यों की नियुक्ति, जिसका पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व है, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि उसके अधीन जो कार्मिक नियुक्त हों वो उसकी अनुमति के द्वारा हो। कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन मांगना,
पर्यवेक्षकों को संगठन के प्रत्येक कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन मांगते रहना चाहिए ताकि वो अपडेट रहें, ताकि वो अपने कार्य के प्रति लगे रहें। विभिन्न क्षेत्रों से नियमित रूप से कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से बता सकेगा कि उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, संगठन किस सीमा तक निर्धारित मार्ग पर बढ़ रहा है। इसका प्रतिवेदन प्रतिवर्ष हर विभाग का जाता है। हमने क्या लक्ष्य अपनाया था और कहाँ तक हमने लक्ष्य प्राप्त किया, इसका पूरा सालाना एक प्रतिवेदन तैयार होता है। छठवां तकनीक है निरीक्षण करना। निरीक्षण का तात्पर्य देखना है काम किस प्रकार से हो रहा है। निरीक्षण का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है। यह प्रबंध के प्रयोजनों और अभिप्रायों को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। एक और अनेक पर्यवेक्षक। संगठन में अनेक वर्ग और श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। साथ ही साथ ये अपरिहार्य है कि संपूर्ण संगठन एकता के सूत्र में बंधा रहे, सभी के बीच एकता हो। इन दोनों की दृष्टियों से ये उचित प्रतीत होता है कि व्यक्ति या वर्ग के ऊपर एक ही शक्ति का पर्यवेक्षण हो, परंतु ऐसी व्यवस्था की एक कठिनाई है कि एक ही पर्यवेक्षक संगठन के सभी अंगों को नहीं समझ सकता, अतः एक ही पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं होता। दूसरी बात यह है कि एक अधिकारी की अधीनता में बहुत से लोग कार्य करते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं। इससे भी यह अधिकारी पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं हो सकता है। इस कठिनाई को दूर करने हेतु सुझाव फ्रेडरिक टेलर ने दिया। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में जो वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के जनक रहे, उनका ये मानना है कि उद्योग संगठन में पर्यवेक्षकों का एक समुदाय हो और उनमें विभिन्न कौशल हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय के कार्यांश को देखे। दूसरे शब्दों में पर्यवेक्षण बहुमुखी होना चाहिए, परंतु आधुनिक प्रबंध में टेलर का मत नहीं अपनाया। उनका तर्क है कि एकता के लिए निरीक्षण की एकता आवश्यक होनी चाहिए। इस प्रकार से एक और अनेक पर्यवेक्षक के माध्यम से भी कार्य किया जाता है। अब आता है पर्यवेक्षक का प्रकार। पर्यवेक्षक के प्रकार। पर्यवेक्षक दो प्रकार के होते हैं, सूत्र पर्यवेक्षक, कार्यात्मक पर्यवेक्षक। सूत्र पर्यवेक्षक, कार्यात्मक पर्यवेक्षक। सूत्र पर्यवेक्षक का संबंध उस नियंत्रण से है जो आदेश की पंक्ति के व्यक्तियों के हाथों में होता है। लाइन सुपरविजन, जैसा कलेक्टर है, एडीएम है, डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है। ये एक हायरार्की है, उसको हायरार्की या लाइन सुपरविजन बोलते हैं। यानी आदेश की पंक्ति के व्यक्तियों के हाथों में होता है नियंत्रण। इसके विपरीत कार्यात्मक पर्यवेक्षण किन्हीं विषयों के विशेषज्ञों जैसे लेखा पर्यवेक्षकों, O&M के विशेषज्ञों, सांख्यिकियों आदि के द्वारा होता है। यानी विषय विशेषज्ञ जो पर्यवेक्षक होते हैं किसी विषय के विशेषज्ञ के रूप में, उसे कार्यात्मक पर्यवेक्षण कहा जाता है। जैसे स्टैटिक्स, AG, ऑडिट एंड जनरल ऑफिस वाले जो ऑडिट करते हैं, एक तरह से ये कार्यात्मक पर्यवेक्षण है। पर्यवेक्षक के कार्य। इस क्रम में अभी के लिए इतना ही।